भाग 3 में दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इनका वर्णन जो है 12 से 35 तक दिया हुआ है, आर्टिकल 12 से 35 तक दिया हुआ है। तो इसमें 6 तरह के मूल अधिकार का बात किया गया है, जिसमें पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार जो 14 से 18 तक आर्टिकल में वर्णित है। दूसरा है कि स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से 22 तक है दिया हुआ है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 से 24 तक दिया हुआ है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 तक संविधान में वर्णित है। पांचवा है कि शैक्षणिक एवं संस्कृति का अधिकार, ये 29 से 30 में वर्णित है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में वर्णित है। तो पहला देखते हैं इस आर्टिकल 12 क्या कहता है। इसमें कुछ आर्टिकल जैसे कि समानता का अधिकार 14 से 18 तक दिया हुआ है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 तक दिया हुआ है। तो बीच में जैसे कि कहा गया है कि भाग 3 जो है 12 से 35 तक जो है मूल अधिकार वर्णित है। तो इसमें कुछ आर्टिकल जैसे 12, 13, 31, 33, 34, 35 जो आर्टिकल ये क्या हुआ थी। अब देखते हैं कि आर्टिकल 12 क्या कहता है। तो आर्टिकल 12 कहता है कि इसमें दिया हुआ है कि संविधान में राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा किसके लिए दिया हुआ है। तो ये भाग 3 के लिए दिया हुआ है। तो क्या कहा गया है इसमें भाग 3 के लिए, किस तरह से राज्य का परिभाषित किया गया है राज्य को। तो देखते हैं इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है कि पहला है कि सांसद तथा केंद्र सरकार भी राज्य होगा। दूसरा दिया हुआ है कि राज्य का विधानमंडल तथा राज्य सरकार भी राज्य होगा। तीसरा में दिया हुआ है कि तीसरा कौन राज्य होगा, तो जो स्थानीय प्राधिकारी है वो राज्य होगा। चौथा कौन दिया हुआ, तो चौथा दिया हुआ है कि अन्य जो प्राधिकारी है वो भी राज्य होगा। तो भाग आर्टिकल 12 में जो है भाग 3 के लिए जो राज्य का परिभाषित किया गया है वो किया गया है कि सांसद तथा केंद्र सरकार भी राज्य होगा, राज्य का विधानमंडल तथा राज्य सरकार भी राज्य होगा, स्थानीय प्राधिकारी भी राज्य होगा और अन्य प्राधिकारी भी राज्य होगा। तो ये देखते हैं कि स्थानीय प्राधिकारी क्या होता है। स्थानीय प्राधिकारी वो अधिकारी होता है जो कोई विधि का अधिकार रखता है, जो विधि का अधिकार रखता है और बनाने का अधिकार रखता है, उसको पूरा करने का भी अधिकार रखता है। तो वो हो जाता है स्थानीय प्राधिकारी। इसमें क्या आ जाता है, जो विधि बनाने का अधिकार रखता है, जैसे नगर पालिका हो गया, विधि बनाने का अधिकार रखता है और उसको काम करवाने का भी अधिकार रखता है। दूसरा हो गया नगर निगम, नगर पंचायत, वार्ड बोर्ड, ये सब क्या करता है कि ये सब विधि बनाने का भी अधिकार रखता है और उसको पूरा भी करने का अधिकार रखता है। दूसरा क्या क्या अन प्राधिकारी क्या होता है, इनका वित्तीय नियंत्रण सरकार से हो, जिनका भी वित्तीय नियंत्रण जो है सरकार से हो, अन प्राधिकारी के अंतर्गत आता है ये। और ऐसी संस्था जो सार्वजनिक होने के लिए काम करती है, जैसे हो गया ONGC हो गया, सेल हो गया, IAA हो गया, MTP हो गया, MPT हो गया, ये सब क्या करता है, ये सब ऐसी सार्वजनिक संस्था है जो काम करती है, सार्वजनिक संस्था है, ये सब सार्वजनिक होने के लिए काम करती है। देखते हैं कि आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि अन्य विधियों से मूल संविधान का संरक्षण। क्या कहा गया है कि अन्य विधियों से जो है मूल संविधान का संरक्षण। आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो है 3 क्लोज है, 13 क्लोज 1, 13 क्लोज 2 और 13 क्लोज 3। 13 क्लोज 1 क्या कहता है कि संविधान की पूर्व विधियाँ। 13 क्लोज 2 क्या कहता है कि संविधान की पश्चात विधियाँ। और 13 क्लोज 3 क्या कहता है कि विधियाँ होगी कौन कौन सी। तो पहला देखते हैं कि 13 क्लोज 1 क्या कहता है, संविधान की पूर्व विधियाँ कह रहा है। तो संविधान की पूर्व विधियाँ का मतलब होता है कि संविधान की पूर्व विधि यदि भाग 3 से संविधान की पूर्व विधि, संविधान के जो पहले विधि बना हुआ है वो भाग 3 से यदि कोई विवाद हो तो वो उस मात्रा तक सुन हो जाएगी जिस मात्रा तक वो विवाद करती है मूल संविधान से। मूल संविधान में अगर कोई विवाद करती हैं संविधान की पूर्व विधियाँ तो वो उस मात्रा तक सुन हो जाएगी जिस मात्रा तक वो मूल संविधान से विवाद करती है। अब 13 क्लोज 2 क्या कहता है। 13 क्लोज 2 कहता है कि यदि राज्य कोई ऐसा विधि बनाए जो संविधान के पश्चात के बाद मूल अधिकारों को सीमित करता है,
इसमें क्या कहा गया है कि संविधान ऐसा कोई विधि बनाए, संविधान के बाद लिखा हुआ है कि संविधान पश्चात यानी संविधान के बाद ही विधि बनेगा, और विधि बनाए जो कि मूल अधिकारों को सीमित करने का काम करता है। तो तब क्या होगा कि वो जो मूल विधि बनाने का, सीमित करने का काज करता है, तो वो उस तक शून्य हो जाएगी जो कानून बनाने का काम करती है। जिस मात्रा तक वो कानून बनाने का काम करती है उस मात्रा तक वो शून्य हो जाएगी जो संविधान को सीमित करने का काम करती है। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3 कहता है कि कोई भी नियम, एक्ट, अध्यादेश इसके अंतर्गत आता है। क्या आता है? कोई भी नियम, एक्ट या अध्यादेश जो है आर्टिकल 13 के अंतर्गत आता है। जो क्या कहता है आर्टिकल 13 क्लोज 3 कि विधियाँ होगी कौन कौन सी। तो विधियाँ कौन कौन सी होगी? नियम होगी, एक्ट होगी, जो भी अध्यादेश होगा वो इसी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद देखते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसका वर्णन जो है 14 से 18 तक दिया हुआ है, जिसमें आर्टिकल कौन कौन सा आएगा? तो 14, 15, 16, 17, 18 आएगा समानता का अधिकार में। अब देखते हैं कि आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 में 2 क्लोज दिया हुआ है, 14 क्लोज 1, 14 क्लोज 2। तो 14 क्लोज 1 क्या कहता है? 14 क्लोज 1 कहता है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये कहाँ से लिया गया? तो ये यूएसए से लिया गया है। इसमें कहा गया कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान होगा। और 14 क्लोज 2 में क्या कहा गया कि विधि के समान संरक्षण, ये इंग्लैंड से लिया गया, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। तो विधि के समक्ष समान संरक्षण का मतलब है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो है विधि यानी कानून के समक्ष जो है समान संरक्षण मिलेगा। अब देखते हैं आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 में 5 आधार दिया गया है। 5 आधार कौन कौन सा है? तो पहला है धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान। और आर्टिकल 15 जो है 15 में जो है 3 क्लोज दिया हुआ है, 15 क्लोज 1, 15 क्लोज 2 और 15 क्लोज 3। तो 15 क्लोज 1 कहता है कि ये जो 5 आधार दिया हुआ है इसके बेस पर कोई भी राज्य जो है भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, उसके बाद 15 क्लोज 2 में क्या कहा गया है? 15 क्लोज 2 में कहा गया है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति इन 5 के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ये 5 आधार ही क्या है? तो पहला है धर्म, जाति, पांचों आधार है कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान। इसके आधार पर जो है कोई भी व्यक्ति जो है भेदभाव नहीं कर सकता है। और 15 क्लोज 3 में दिया हुआ है कि 15 क्लोज 3 में दिया हुआ है, अपवाद दिया हुआ है 15 क्लोज ए और 15 क्लोज 2 के अपवाद दिया हुआ है कि महिला और बच्चों इसका अपवाद होगा। आर्टिकल 16 देखते हैं। तो आर्टिकल 16 में दिया हुआ है कि अवसर की समानता। अवसर की समानता, इसमें जो है 7 आधार बताया गया। 7 आधार कौन कौन सा है? इसमें जो है धर्म है, आर्टिकल 16 क्लोज 1 में जो है अवसर की 7 आधार बताया गया है। जो कि 16 क्लोज 2 में क्या कहा गया है कि 16 क्लोज 2 में कहा गया है कि धर्म, जाति, 7 आधार कौन कौन सा है? तो धर्म है, जाति है, मूलवंश है, लिंग है, जन्म स्थान और निवास स्थान, वंश क्रम। इसके आधार पर कोई भी राज्य जो है भेदभाव नहीं कर सकता है। तो 16 क्लोज 2 में कहा गया है ऐसा कि इस 7 के आधार पर कोई भी राज्य जो है भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 16 क्लोज 3 क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि यदि चाहे सांसद तो किसी भी निवास स्थान को लागू कर सकता है। तो सांसद ने इस पर बनाया एक अधिनियम जो लोक नियोजन निवास संबंधी शर्त अधिनियम 1957। तो सांसद ने किया इस पर कुछ संबंधी सत्र की घोषणा, जिसमें कुछ राज्यों को जो है नौकरी देने का प्रावधान चलाया गया था। जो चला था कब तक? तो 1974 ईस्वी तक चला था। जिसमें कुछ राज्य था इसमें था हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, ये सब राज्य था। आर्टिकल 17 देखते हैं। आर्टिकल 17 में दिया हुआ अस्पृश्यता का अंत। तो इसके लिए सरकार ने कानून बनाए, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, और इसका नाम आगे चल के चेंज किया गया और रखा गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। इसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति कोई स्कूल में, मंदिर में या किसी मंडी में जाने से रोकता है तो उसको छुआछूत के अंतर्गत माना जाएगा। और आगे चलकर इस पर एक्ट लगाया गया, एट्रोसिटी एक्ट
89 ईस्वी में इस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लगाया गया और इसमें प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति जो है स्कूल मंडी जाने से अगर उसको रोकता है तो वो छुआछूत के अंतर्गत माना जाएगा और उसके अंतर्गत जो है सज़ा का प्रावधान किया गया, जो कि 6 महीना से 5 वर्ष तक की सज़ा इसके अंतर्गत हो सकती है छुआछूत के अंतर्गत। अस्पृश्यता का ना तो संविधान में और अस्पृश्यता में ना तो इसका जो है संविधान में और ना ही किसी अधिनियम में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि आर्टिकल 18 दिया हुआ है कि उपाधियों का अंत। अब उपाधि का प्रयोग कौन कौन कर सकते हैं इसमें दिया हुआ, तो विद्या और सेना को छोड़कर अन्य किसी में भी उपाधि नहीं देगा, यानी इन दोनों में उपाधि का प्रयोग कर सकते हैं, सेना और विद्या। जैसे कि देखते हैं कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री ये सब सम्मान है जो कि राज देता है और राज को परिभाषित ही किया गया है आर्टिकल 12 के तहत राज कौन कौन सा होगा। तो इसमें कोई भी व्यक्ति जो है भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे एग्जाम्पल हो गया कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे जो है ये सब नहीं लगा सकता, जैसे अर्जुन भारत रत्न, शंकर भारत में भूषण, पद्मश्री ये सब जो है पद का प्रयोग जो है नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 देखते हैं, तो आर्टिकल 19 में दिया हुआ है कि स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार इसमें 4 आर्टिकल दिया हुआ है, 19, 20, 21, 22 4 आर्टिकल दिया हुआ। तो इसमें 6 तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है, पहले 7 थी जिसमें 6 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। 6 तरह की स्वतंत्रता कौन कौन सा है, तो आर्टिकल 19 में जो है ABCDG जो है 6 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, पहले 7 थी जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज एफ को जो है इसमें संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में इसको भाग 12 के आर्टिकल 300 के ए में इसको रखा गया है। तो 6 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें देखते हैं कि आर्टिकल जो है 19 का क्लॉज ए में क्या कहा गया है, तो 19 का क्लॉज ए में दिया हुआ है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। 19 क्लॉज बी में क्या दिया हुआ है कि शांति एवं शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार दिया हुआ है 19 क्लॉज बी में। और 19 क्लॉज सी में क्या दिया हुआ कि संघ संगठन समिति बनाने का अधिकार दिया हुआ है, कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी संघ समिति बना सकता है, जैसे RSS हो गया, NGO हो गया। आर्टिकल 19 क्लॉज डी में क्या दिया हुआ है कि भारत में कहीं भी जाने का अधिकार। आर्टिकल 19 क्लॉज ई में क्या दिया हुआ है कि भारत में कहीं भी बसने का अधिकार दिया हुआ है। और आर्टिकल 19 क्लॉज जी में क्या दिया हुआ है कि भारत में कहीं भी व्यापार करने का अधिकार दिया हुआ है। यह था 6 तरह की स्वतंत्रता की बात जो कि आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। आर्टिकल 20 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 20 में जो है इसमें 3 क्लॉज दिया हुआ है, 20 क्लॉज ए, 20 क्लॉज 2 और 20 क्लॉज 3। 20 क्लॉज 1 में क्या दिया है कि भूत लक्षित दंडित विधियों से संरक्षण। 20 क्लॉज 2 में क्या दिया है कि दोहरे दंड से संरक्षण। और 20 क्लॉज 3 में क्या दिया है कि स्वयं के खिलाफ गवाही न देने से संरक्षण। 20 क्लॉज 3 में क्या दिया हुआ है कि स्वयं के खिलाफ गवाही न देने से संरक्षण। अब देखते हैं कि आर्टिकल 20 क्लॉज एक क्या कहता है कि भूत लक्षित दंडित विधियों से संरक्षण। तो इसमें कहा गया कि यदि सरकार अगर पास्ट यानी भूत यानी पास्ट में जाकर कोई ऐसा कानून या दंडित विधि नहीं बना सकते हैं, उसके द्वारा जो है वो सजा नहीं दे सकते हैं। विधियां 2 प्रकार के होती हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। अब देखते हैं कि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या कहता है, तो दोहरे दंड से संरक्षण। तो इसमें आपको कोई एक ही अपराध के लिए जो है एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 देखते हैं क्या कहता है कि स्वयं के खिलाफ गवाही देने से संरक्षण। तो स्वयं के खिलाफ गवाही देने से संरक्षण यानी स्वयं के खिलाफ जो है आप गवाही नहीं दे सकते हैं, लेकिन दिया जाता है। पोलोग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट ये सब मूल अधिकार के तुम खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट इसको जो है अवैध घोषित किया गया है, जो आर्टिकल किस में दिया हुआ है 20 क्लॉज 3 में दिया हुआ है, जो क्या कहता है कि स्वयं के खिलाफ गवाही
होते दीजिए। अब देखते हैं कि आर्टिकल 21 क्या कहता है। तो आर्टिकल 21 कहता है कि प्राण एवं देहित से स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं देहित से स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आप किसी विधि का उल्लंघन किया है तो आपको प्राण एवं देहित स्वतंत्रता छीना जा सकता है। और इसी के तहत जोड़ा गया आर्टिकल 21 क्लॉज ए जोड़ा गया, जो क्या है कि शिक्षा का अधिकार है, जिसमें क्या कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है शिक्षा देना अनिवार्य होगा। आगे क्या किया गया कि 46वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है ये शिक्षा के अधिकार को लाया गया और 2009 में इसको लाया गया और 2010 में इसको जो है लागू किया गया। तो देखते हैं आगे कि आर्टिकल 22 क्या कहता है। आर्टिकल 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संरक्षण। क्या कहा गया है कि कुछ दशा में जो है गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संरक्षण। इसके तहत जो है 4 क्लोज दिया हुआ है, 22 क्लोज 1, 22 क्लोज 2, 22 क्लोज 3 और 22 क्लोज 4 जो है इसके तहत दिया गया है। 22 क्लोज 1 क्या कहता है कि अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। 22 क्लोज 1 कहता है कि अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। 22 क्लोज 2 क्या कहता है, अपनी रुचि का वकील करने का अधिकार। अब 22 क्लोज 2 क्या कहता है कि 24 घंटे के भीतर जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार। उसके बाद 22 क्लोज 3 क्या कहता है कि इसमें दिया गया है 22 क्लोज 1 और 22 क्लोज 2 का अपवाद दिया हुआ, किन आदमियों को वकील करने का अधिकार होगा, 24 घंटे के अंदर जो है किन व्यक्तियों को जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगा। तो इसमें कहा गया है कि उन व्यक्तियों को वकील करने का अधिकार नहीं होगा, 24 घंटे के सामने जो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं मिलेगा जो देश का शत्रु नागरिक हो। जिन व्यक्तियों को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किए गए हों। अब निवारक निरोध क्या है, तो ये 22 क्लोज 4 में दिया हुआ निवारक निरोध क्या है। तो निवारक निरोध है कि शक के आधार पर गिरफ्तार करना। ये गिरफ्तारी जो है 3 महीने के लिए की जा सकती है और अधिक के लिए करने के लिए एक सहकारी बोर्ड की जो है बनाना पड़ता है। अब देखते हैं नेक्स्ट है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23 और 24 में वर्णित किया गया। तो आर्टिकल 23 देखते हैं। आर्टिकल 23 में दिया हुआ कि मानव बलात्श्रम एवं दुर्व्यापार का निषेध। यानी मानव दुर्व्यापार क्या होता है, तो मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आता है मानव की खरीद बिक्री इत्यादि। और मानव बलात्श्रम के अंतर्गत क्या आता है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी व्यक्ति से बल के आधार पर किया गया काम, यानी बल के आधार पर लिया गया काम या श्रम, यही होता है बलात्श्रम। ये कहने का मतलब जितना बल के आधार पर काम लिया गया और जितना काम करवाया उतना उनको जो है पैसा नहीं मिला, यही होता है बलात्श्रम। आर्टिकल 24 क्या कहता है, तो आर्टिकल 24 में दिया हुआ है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है खतरनाक नियोजन से निषेध। खतरनाक नियोजन से या खतरनाक नियोजन में निषेध, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाना में काम नहीं कराना चाहिए, खान में नहीं होना चाहिए और माचिस की फैक्ट्री इत्यादि में नहीं होना चाहिए। चौथा देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन जो है 25 से 28 तक दिया हुआ है। 25, 26, 27, 28 में दिया हुआ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 25 देखते हैं क्या कहता है। आर्टिकल 25 कहता है कि अपने धर्म का अंतःकरण आचरण और प्रचार के लिए स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 25 क्या देता है कि अपने धर्म का अंतःकरण करना, आचरण करना और प्रचार के लिए स्वतंत्रता देता है। तो धर्म निरपेक्षा जो है 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है सकारात्मक धर्म, एक होता है नकारात्मक धर्म। दोनों राज्य और धर्म अलग अलग होते हैं, राज्य में होते हैं। सकारात्मक धर्म देखते हैं तो राज्य अपना कोई धर्म नहीं होता, राज्य का जो है कोई अपना धर्म नहीं होता है, ये भेदभाव नहीं कर सकता है, राज्य कोई भी धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकता,
यहाँ सभी धर्म को प्रचार करने का अधिकार है। भारत में सकारात्मक धर्म है। अगर हम देखते हैं तो केस 1994 में कहा गया था कि यदि कोई राज्य धर्म निरपेक्ष के खिलाफ कार्य करता है तो आर्टिकल 356 लागू किया जाएगा। आर्टिकल 356 क्या है, तो वित्तीय आपातकाल है, वो लागू हो सकता है। नहीं, राष्ट्रपति शासन है क्या, राष्ट्रपति शासन वो लागू हो सकता है। और नकारात्मक धर्म देखते हैं तो यहाँ पर कोई वित्तीय आपातकाल जो है आर्टिकल 360 है, और 356 जो है राष्ट्रपति शासन है। नकारात्मक क्या है, तो यहाँ कोई भी धर्म नहीं होगा और राज्य ना ही इसे मनाने देगा, नकारात्मक के अंदर आ जाता है। अगर आर्टिकल हम 26 का बात करते हैं तो आर्टिकल 26 में दिया हुआ है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 देखते हैं तो आर्टिकल 27 में दिया हुआ है कि किसी भी धर्म विशेष के लिए कर नहीं देने का अधिकार। आपसे यदि कोई धर्म के नाम पर टैक्स मांग रहा है तो आप नहीं दे सकते हैं, यह अधिकार है आपको, आर्टिकल संविधान में दिया हुआ आर्टिकल 27 के अनुसार। देखते हैं कि आर्टिकल 28 क्या कहता है। तो आर्टिकल 28 कहता है कि संवैधानिक संस्थाओं में सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त न करने का अधिकार। अब ये क्या है, तो ये है कि शिक्षा संस्थान जो है 4 प्रकार के होते हैं। कोई भी संवैधानिक संस्था हो गया या धार्मिक संस्था हो गया, वहाँ आप जो है धार्मिक शिक्षा जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। ये आर्टिकल 28 में दिया हुआ। अब शिक्षण संस्थान जो है 4 प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। पहला है कि वे शिक्षण संस्थान जो राज्य द्वारा पुनः वित्त पोषित है। ऐसा शिक्षण संस्थान जिसमें पूरा पैसा जो है राज्य सरकार का है, इसमें धार्मिक शिक्षा दे ही नहीं जा सकती। दूसरा देखते हैं, दूसरा दिया कि वे शिक्षण संस्थान जो राज्य द्वारा अंशतः वित्त पोषित है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें कुछ पैसा तो राज्य का है और कुछ पैसा यानी केंद्र सरकार का लगा हुआ है। तीसरा देखते हैं, तीसरा दिया कि वे शिक्षण संस्थान जो राज्य द्वारा पैसा नहीं लगा लेकिन राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है वैसी संस्थान को। चौथा देखते हैं, चौथा है कि वे शिक्षण संस्थान जिनका नियंत्रण राज्य के पास होता है लेकिन ये किसी धार्मिक न्यास द्वारा बनाए जाते हैं, धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा इसको मिलता है। जैसे मदरसा हो गया, गुरुकुल हो गया, इसमें कहा जाता है कि हम आपको एडमिशन तो देंगे लेकिन आपको धार्मिक शिक्षा लेनी पड़ेगी। 4 प्रकार के जो है शिक्षण संस्थान होते हैं, जो कि चौथा ये देख लिए। अब देखते हैं पांचवा क्या है, तो शैक्षणिक एवं संस्कृति का अधिकार। इसका वर्णन जो आर्टिकल 29 और 30 में वर्णित किया गया। अब देखते हैं कि 29 के 2 क्लॉज है, 29 का 1, 29 का 2। 29 का 1 में क्या गया है, 29 का 1 में क्या गया है कि भारत में आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में कहा गया है कि भारत में रहने वाले व्यक्ति को या नागरिक को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित बनाए रखना होगा। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में कहा गया है कि राज्य द्वारा आने वाले सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान धर्म, जाति, मूल वंश और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। क्या कहा गया है कि राज्य द्वारा दिए जाने वाले सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान जो है धर्म, जाति, मूल वंश और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 30 में देखते हैं तो आर्टिकल 30 के जो 2 क्लॉज है, आर्टिकल 30 का क्लॉज 1, क्लॉज 2। आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 देखते हैं, अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थान खोलने तथा उसका प्रबंधन करने का अधिकार है। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 में क्या दिया हुआ है कि सरकार जब भी सहायता प्रदान करेंगे शिक्षण संस्थान को तो वो इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती हैं कि किसी अल्पसंख्यकों के प्रावधान के लिए है या किसी अल्पसंख्यकों के प्रावधान में है। उसके बाद छठा देखते हैं, छठा क्या दिया हुआ है, छठा दिया हुआ है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। तो आर्टिकल 32 में क्या कहा गया कि अगर आपको मूल अधिकारों का
उल्लंघन किया गया, अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया है तो आप जो है उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। तो आर्टिकल 32 को जो है भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान के आत्मा या हृदय कहा था। तो इसके अंदर आता है एक IPIL, ये होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जनहित याचिका। अब ये क्या होता है, तो 1980 से पहले में एक रूल चलता था जिसको कहते थे सुनवाई का अधिकार। इसमें जो व्यक्ति का मूल अधिकार इसमें जो व्यक्ति का मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ हो वही सिर्फ हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय में अपना गुहार लगा सकता है। उनके बाद जो है 1980 ईस्वी के समय भारत में CJI जो है PN भगवती आए, और इसने क्या किए कि सुनवाई के अधिकार को खारिज कर जनहित याचिका के अंतर्गत जो व्यक्तियों का मूल अधिकारों से पीड़ित हुए हैं वही नहीं, उनके दूसरा कोई भी जो है व्यक्ति जो है न्यायालय में जो है गुहार कर सकते हैं, न्याय की मांग कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका देने के बाद सुप्रीम कोर्ट जारी करता है रीट। मूल अधिकारों को उल्लंघन से पीड़ित व्यक्तियों को जो है न्यायालय में न्याय दिलाने के लिए जो है रीट जारी करता है। तो अब देखते हैं कि रीट जो है आर्टिकल 32 के क्लॉज 2 में जो है रीट के बारे में कहा गया, और रीट होते कितने प्रकार के हैं, तो 5 प्रकार के रीट होते हैं। पहला है बंदी प्रत्याशीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, और पांचवा है अधिकार पिच्छालेख। तो पहला देखते हैं कि बंदी प्रत्याशीकरण क्या होता है। बंदी प्रत्याक्षीकरण क्या होता है, तो इसमें कहा गया कि गवर्नमेंट और प्राइवेट अगर आपको किसी भी अवैध रूप से बंदी बना रखा है तब आप मांग कर सकते हैं बंदी प्रत्याशीकरण। गवर्नमेंट या प्राइवेट आपको किसी भी रूप से अवैध रूप से बंदी बना के रखा है तब आप मांग कर सकते हैं। परमादेश क्या होता है कि जब सरकारी पद पर कोई भी व्यक्ति है, और अपने कर्तव्य को ना कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है परमादेश जारी कर सकते हैं। प्रतिषेध क्या होता है, प्रतिषेध ये तब निकाला जाता है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला सुना देता है। ठीक है, जब कोई अधीनस्थ न्यायालय जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई ऐसा फैसला सुना देता है तो उसके प्रति प्रतिषेध निकाला जाता है। उत्प्रेषण क्या होता है, तो उत्प्रेषण ये तब निकाला जाता है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपना फैसला सुना चुका होता है। इससे पहले क्या देखें कि प्रतिषेध क्या होता है कि ये तब निकाला जाता है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला देता है, फैसला सुनाता नहीं है, फैसला देता है। उत्प्रेषण क्या है कि ये तब निकाला जाता है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला सुना चुका होता है। अब क्या होता है कि अर्धन्यायिक निकाय क्या होता है। अर्धन्यायिक निकाय वो संस्था होती है जो आधा न्याय देने का काम करती है, जैसे हो गया NHRC राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है ये ये आधा न्याय देने का काम करती है, ऐसी संस्था है ये। उसके बाद देखते हैं कि पांचवा क्या कहता है। पांचवा है अधिकार पिच्छालेख। अधिकार पिच्छालेख क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर अवैध रूप से बैठा हुआ है तब सुप्रीम कोर्ट निकालता है अधिकार पिच्छालेख। अब कुछ पॉइंट देखते हैं, जैसे हाई कोर्ट नहीं, पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, किसको बचाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकारों को बचाने के लिए आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। और हाई कोर्ट क्या करता है, तो हाई कोर्ट जो है 226 के तहत जो है रिट जारी करता है। किसको बचाने के लिए रिट जारी करता है, तो मूल अधिकार और विधि अधिकार दोनों को बचाने के लिए रिट जारी करता है। तो सबसे बड़ा दायरा किसका हुआ, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का।
तो सबसे बड़ा दायरा जो है हाई कोर्ट का हुआ, क्योंकि ये मूल अधिकार तथा विधि अधिकार दोनों को बचाने के लिए रिट जारी करता है। और आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकारों को बचाने के लिए रिट जारी करता है।